Hello students, today we are going to discuss the C2 cycle. After the dark reaction we have done C3 cycle in which we have studied that photosynthesis end product is fructose 6-phosphate. So वो हमारे पास बन गया और जिन plants में ये C3 cycle चलते हैं हम overall उनको generally एक नाम देते हैं C3 plants. But नेचर में आपको डार्क रिएक्शन सिर्फ एक टाइप का नहीं मिलता, मीन्स ओनली C3 साइकिल इज नॉट देयर, यू हैव C4 साइकिल एज वेल एज कैम पाथवे. सो क्यों C4 साइकिल इवॉल्व हुआ नेचर में? सो वेरी फर्स्ट रीजन इज द C2 साइकिल. C2 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन. सो आज हम डिटेल में फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. कौन से प्लांट्स में ये होता है? फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल इज सेम थिंग. हम उसे C2 साइकिल क्यों कह रहे हैं? जैसे C3 साइकिल में हमने कहा था द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट इज 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए आपने उसका नाम रख दिया C3 साइकिल. सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट है दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड. 2 कार्बन कंपाउंड फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको C2 साइकिल कह देते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन. सो नाम हमने स्पेशल फोटो रेस्पिरेशन दिया, दैट मीन्स इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्पिरेशन प्रोसेस. यूजुअली रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपके पास जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजन का अपटेक होता है एंड CO2 रिलीज. सो जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें भी ये सेम है, इसीलिए हम उसको रेस्पिरेशन कह रहे हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन अपटेक होता है और CO2 का रिलीज होता है, इसीलिए हमने इसका नाम इस प्रोसेस में भी C2 साइकिल में सेम आपको यही मिलता है, ऑक्सीजन अपटेक CO2 रिलीज, इसलिए हमने इसे कह दिया रेस्पिरेशन. बट हमने टर्म स्पेशल दिया फोटो रेस्पिरेशन. रीजन इसलिए क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेशन है दैट इज ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन लाइट कंडीशंस. हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में रेस्पिरेशन तो कभी भी हो सकता है, लाइट हो डार्क हो 24 आवर्स रेस्पिरेशन चलता है. लेकिन अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो वो सिर्फ कब मिलता है? जब लाइट कंडीशंस है. इसका रीजन क्यों? क्योंकि C2 साइकिल जो होता है दैट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट साइकिल. ये डिपेंडेंट होता है किस साइकिल पे? C3 साइकिल पे. सो इट्स क्लियर, जो C2 साइकिल है दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन C3 साइकिल. C3 साइकिल अगर हमसे पूछा जाए, C3 साइकिल इज इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इंडिपेंडेंट साइकिल, वो अपने आप से चल सकता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है. बट C2 साइकिल तभी चल सकता है जब कौन सा साइकिल चल रहा हो? C3 साइकिल. C3 साइकिल डार्क रिएक्शन है, इट इज नॉट लाइट डिपेंडेंट बट इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, एसिमिलेटरी पाथ. तो लाइट रिएक्शन तो लाइट कंडीशंस में ही चलेगा, वो एसिमिलेटरी पाथ देगा तब C3 साइकिल चलेगा. C3 साइकिल चल रहा होगा तब क्या चल सकता है? C2 साइकिल. इसलिए ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये भी कब चलेगा? जब लाइट कंडीशंस होंगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन बेसिकली चलना चाहिए. तो इसलिए हमने उसको नाम क्या दे दिया? फोटो रेस्पिरेशन. ऐसा रेस्पिरेशन जो फोटो या सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है या लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है. ठीक है, डायरेक्टली उसको लाइट नहीं चाहिए बट क्योंकि जो उसको सबस्ट्रेट चाहिए, जो मॉलिक्यूल्स चाहिए, वो तभी मिल सकते हैं जब सनलाइट हो अवेलेबल. तो इसलिए हम इसको नॉर्मल रेस्पिरेशन से डिफरेंशिएट करते हैं, हम इसका नाम क्या देते हैं? फोटो रेस्पिरेशन. अब C2 साइकिल हमने कहा डिपेंडेंट होता है C3 साइकिल पे, इसलिए क्योंकि C2 साइकिल जो है दैट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम RUBP. RUBP रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट हमने कहा था, वो सबसे पहला कंपाउंड है जो एक्चुअल में इन द बाय टेकिंग CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को वो क्या प्रोडक्ट देता है हमें? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. तो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल आप RUBP लोगे. C3 साइकिल में हमने कहा भी था कि रीजनरेशन हम फिर से करते हैं RUBP की, तो इसका मतलब C3 साइकिल में RUBP से स्टार्ट करते हैं. यही चीज हमने कहा कि C2 साइकिल के लिए भी स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? RUBP. RUBP रीजनरेट कौन से साइकिल में होगा? C3 साइकिल में. दैट्स वाई अगर C2 साइकिल चलाना है हमें RUBP चाहिए तो हमें C3 साइकिल भी चाहिए जिससे RUBP रीजनरेट हो जाए. सो C2 साइकिल इसलिए डिपेंडेंट होता है किस पे? C3 साइकिल पे. अब हम क्लियर हैं कि RUBP मेन सबस्ट्रेट है जो C3 साइकिल में भी इन्वॉल्व है, C2 साइकिल में भी इन्वॉल्व है. सिंपल कंसेप्ट ये है कि अगर RUBP सबस्ट्रेट में आगे CO2 ऐड किया जाता है तो आपके पास C3 साइकिल चलेगा, लेकिन अगर RUBP में आगे ऑक्सीजन ऐड किया जाता है तो हमारे पास कौन सा साइकिल चलेगा? C2 साइकिल. सो लेट्स मेक अ फ्लो चार्ट जो हमें एक दोनों के बीच में एक रिलेशन शो करेगा कैसे आपके पास RUBP दोनों जगह इन्वॉल्व है. सो अगर सपोज हम RUBP ये सेंटर में ले रहे हैं जो मेन सबस्ट्रेट है जहाँ से स्टार्ट होता है, अगर C3 साइकिल चलता है तो वो क्या बनाता है? 3PGA फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड.
इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, बेसिकली CO2 लेके यहाँ रुबिस्को तो इन्वॉल्व है ही, 3 PGA वो बनाता है, और 3 PGA अगर हो रहा है तो इसका मतलब कार्बोक्सिलेशन स्टेप चल रहा है, एंड प्रोडक्ट बनेगा और अल्टीमेटली फिर से RUBP का रीजनरेशन होगा। यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड प्रोडक्ट भी होता है, CO2 का अपटेक होता है यहाँ पे, और क्योंकि लाइट रिएक्शन है तो बेसिकली RUBP के साथ हम लाइट रिएक्शन एसोसिएटेड शो करते हैं, तो हम यहाँ शो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होगी वो बेसिकली इवॉल्व होगी कौन से रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में, जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। ठीक है, अब हम अगर बात करें RUBP में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को ऑक्सीजनेशन रिएक्शन अगर चलता है तो आपके पास ये रिएक्शन चलेगा सारा, उसमें फिर से 3 PGA रीजनरेट कर लिया जाएगा, फिर से 3 PGA जो कि C3 साइकिल में इन्वॉल्व हो सकता है, बट यहाँ पे साथ में हम शो करेंगे कि एक स्टेप ऐसा भी होगा जहाँ CO2 का रिलीज किया जाएगा। सो जो बेसिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें हम ये मानते हैं कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है लाइट रिएक्शन से और CO2 फिक्स होती है डार्क रिएक्शन से, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक गैसियस एक्सचेंज हम शो कर रहे हैं। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में हमने पहले भी कहा ऑक्सीजन का अपटेक होता है, CO2 का रिलीज, तो इस C2 साइकिल में भी यही हो रहा है, ऑक्सीजन अपटेक और एक स्टेप में CO2 का रिलीज होता है, बट ये C2 साइकिल डिपेंडेंट होता है RUBP के लिए C3 साइकिल पे, और C3 साइकिल डिपेंडेंट होता है लाइट रिएक्शन पे, इसलिए हम इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। C2 साइकिल को हम और क्या टर्म दे रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन। एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, C2 साइकिल तभी चलेगा जब C3 चलेगा, और वो RUBP लेता है, यूज करता है, और 3 PGA फिर से रीजनरेट कर लेता है, मतलब फिर से C3 साइकिल चलने के चांसेस होते हैं, तभी तो वो RUBP दोबारा से बना पाएगा। ये साइकिल दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। C3 तो अकेला चल सकता है, इट्स एन इंडिपेंडेंट साइकिल, बट C2 तभी चलेगा जब साथ में क्या चल रहा हो, C3 साइकिल चल रहा हो। अब RUBP अगर CO2 लेता है तो हम कहेंगे कौन सा स्टेप हुआ, कार्बोक्सिलेशन, C3 साइकिल चला। अगर RUBP ऑक्सीजन लेता है तो हम कहेंगे कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीजनेशन, और फिर कौन सा साइकिल चलेगा, C2 साइकिल। एंड प्रोडक्ट आपको सिर्फ C3 साइकिल में मिला, यहाँ C2 साइकिल में कोई भी एंड प्रोडक्ट नहीं है। सो अब सबसे पहले तो हम ये साइकिल अंडरस्टैंड करेंगे, कौन कौन से रिएक्शंस हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज इसमें इन्वॉल्व हैं। So in C2 cycle हमारे पास 3 organelles हैं which are involved. First is chloroplast. Chloroplast डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली है, ठीक है। सो सबसे पहले रिएक्शन तो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि स्ट्रोमा में ही C3 साइकिल चल रहा है तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली वी कैन शो peroxisomes, and third is mitochondria. ठीक है, 3 ऑर्गेनेलीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, peroxisomes एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, अभी हम इसमें आपके जो ग्रेना और थैलेक्वाइड्स हैं हम वो शो नहीं कर रहे, हम जस्ट इसमें क्या शो कर रहे हैं कि इसमें हम सिर्फ स्ट्रोमा के रिएक्शन शो कर रहे हैं। C3 साइकिल चल रहा है तो C3 साइकिल का हमारे पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, RUBP। जनरली C3 साइकिल में क्या होना था, RUBP जो था वो आगे C3 साइकिल देता, बट हम क्या शो कर रहे हैं कि RUBP से हमारे पास C2 साइकिल चल रहा है। सो RUBP से C2 साइकिल कब चलता है, जब ऑक्सीजन सबस्ट्रेट ले लिया जाता है बाय रुबिस्को इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर RUBP में ऑक्सीजन हमने ऐड किया तो हमारे पास फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है 2PG मीन्स 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, और साथ में हम शो करेंगे 3PGA। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हमने C3 साइकिल में किया था कि आपके पास बैलेंस करना होता है हमें कार्बन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सिंपली क्या है, यहाँ पे आपके पास RUBP दिया है, रिएक्शन कैसे हुआ, RUBP इट्स ए 5 कार्बन कंपाउंड, उसमें ऑक्सीजन प्लस किया, तो अब सबस्ट्रेट साइज कितने कार्बन हो गए मेरे पास, 5, इसमें कोई कार्बन नहीं है, ये स्प्लिट हो गया और उसने एक 2 कार्बन कंपाउंड बना लिया और एक 3 कार्बन, ऑब्वियसली 5 कार्बन स्प्लिट होकर 2 + 3 हम शो कर सकते हैं। तो अगर 1 मॉलिक्यूल इसका बन रहा है तो 1 इनका बनेगा। 2 कार्बन कंपाउंड जो है दैट इज 2PG। 2PG मीन्स 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट।
ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हम मानते हैं 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, तभी आपने इसको C2 साइकिल कहा है। और 3PGA तो वही है जो हमने C3 साइकिल में भी कहा था, 3PGA इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, सो अब हमारे पास ये रिएक्शन है, तो अगर हम RUBP का 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो अभी मैं सिंपली लिख सकती हूँ कि 1 मॉलिक्यूल आपके पास 2PG बन गया और 1 मॉलिक्यूल आपके पास 3PGA बन गया। ठीक है, ये जो 3PGA हमने बनाया, दिस विल बी इन्वॉल्व्ड इन द C3 साइकिल। ठीक है, हम ये शो कर सकते हैं। अब जो 2PG, एक्चुअल में ये 2PG है जो आगे C2 साइकिल के रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, सो अब आपके पास 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे बना देता है ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट देन मूव्स टू पेरोक्सिसोम। ठीक है, ग्लाइकोलेट यहां मूव कर गया, उसके बाद बन जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट एंड देन बनता है ग्लाइसिन। सो आपके पास पेरोक्सिसोम्स में बेसिकली क्या बन रहा है, ग्लाइकोलेट मूव कर रहा है, उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली बनेगा ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट से नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। पेरोक्सिसोम्स में ये रिएक्शन हो रहा है। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि एक्चुअल में कौन सी ऑर्गेनेली से कौन सा मॉलिक्यूल नेक्स्ट ऑर्गेनेली में जा रहा है। तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट से बेसिकली मूव हो रहा है ग्लाइकोलेट इनटू पेरोक्सिसोम्स और उसके बाद पेरोक्सिसोम्स में ग्लाइकोलेट से बन रहा है ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट से बेसिकली आगे क्या बनेगा, ग्लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होता है, जो ग्लाइसिन है दैट मूव्स टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन मूव कर जाता है और अब ग्लाइसिन से बन जाता है अनदर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जिसे हम कहते हैं सीरीन। माइटोकॉन्ड्रिया में एक ही रिएक्शन होता है जिसमें ग्लाइसिन से सीरीन बनता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो अब पहले हम मॉलिक्यूल्स एडजस्ट करेंगे। हमें पता है ग्लाइसिन जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ये सभी 2 कार्बन कंपाउंड है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइसिन, ये सभी 2 कार्बन कंपाउंड्स हैं। और जब हमने सीरीन बनाया, सीरीन जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो सिंगल एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड नहीं बना सकता, हमें मिनिमम कितने मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, 2। अब हमने स्टार्टिंग में ही ये रिएक्शन पढ़ लिया था कि अगर हम एक RUBP का मॉलिक्यूल लेते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बनता है। तो दैट मीन्स अगर हमने यहाँ 1 मॉलिक्यूल लिया तो आपके पास ये दोनों 1 and 1 बने। अब हमें रिएक्शन में अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे हमें मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए ग्लाइसिन की, तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन में ये कह सकते हैं कि हम स्टार्ट कितने से कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोलेट जो मूव कर जाएंगे पेरोक्सिसोम्स में, देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लाइसिन के, दे विल फॉर्म 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सीरीन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइसिन के, इसका मतलब टोटल कार्बन कितने हो गए आपके पास, 4। देखो ग्लाइसिन क्योंकि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, अगर मैंने 2 मॉलिक्यूल्स इसके ले लिए तो टोटल सबस्ट्रेट साइड मेरे पास कितने कार्बन हो गए, 4। और मैंने प्रोडक्ट साइड में सीरीन बनाया है जो कि कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन, मतलब 4 कार्बन से आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, तो एक कार्बन का कहीं लॉस हो रहा है, दैट लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ CO2। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये स्टेप होता है उसमें ग्लाइसिन से सीरीन बनता है और साथ में हम CO2 का लॉस शो करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ग्लाइसिन से CO2 निकल रहा है इसलिए हम इस एंजाइम जो है दैट इज ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, यहाँ पे CO2 का रिलीज होता है, साथ में NH3 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव हम शो कर सकते हैं, अमोनियम आइंस बनते हैं साथ में। अब जो अमोनियम आइंस होते हैं हमने पहले नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में किया है, दे आर वेरी टॉक्सिक, सो उनको आगे यूटिलाइज करना पड़ता है। हम ये शो कर सकते हैं कि इस स्टेप में जो NH3 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइंस बनते हैं, क्योंकि उनको यूटिलाइज करना पड़ता है आगे, तो यहाँ पे ATP यूज किया जाता है। इसके डिफरेंट रिएक्शंस के लिए आगे ATP यूज किया जाता है, क्योंकि सिंथेटेज एंजाइम भी हो सकते हैं कहीं इन्वॉल्व, वो ATP यूज करते हैं। तो अमोनियम आयंस को आगे, क्योंकि ये टॉक्सिक है, अगर ये रिएक्शन चलता जाएगा तो अमोनियम आयंस अक्यूमुलेट होते जाएंगे तो डैमेज हो जाएगा सेल को, इसलिए अमोनियम आयंस को कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है और उन रिएक्शंस में ATP का यूज होता है। देन अब
ग्लाइसिन से सीरीन बन गया, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, पर आपके पास मॉलिक्यूल तो एक ही रहा क्योंकि आपने टोटल 4 कार्बन थे उसमें से 3 कार्बन कंपाउंड बना दिया और 1 का लॉस शो कर दिया इन द फॉर्म ऑफ CO2। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि फोटो रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन अगर ये है, ऑक्सीजन का अपटेक कहाँ होता है, वो फर्स्ट स्टेप है जहां रुबिस्को ऑक्सीजन का अपटेक करता है, और CO2 का रिलीज कहाँ होता है, CO2 का रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके, जब ग्लाइसिन से क्या बनता है, सीरीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो सीरीन है, जो सीरीन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में बन गया, दैट विल मूव टू पेरोक्सिसोम्स। एक ही मॉलिक्यूल अब हमारे पास है, यहाँ हमने 2 से स्टार्ट किया था पर सीरीन का हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है, देन आगे वो बना देता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, दिस विल फॉर्म ग्लिसरेट। हम इसको हाइड्रोक्सी पाइरुवेट या हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड भी कह सकते हैं, लाइकवाइज ग्लिसरेट को हम ग्लिसरिक एसिड भी कह सकते हैं। आपके पास यहाँ ग्लिसरेट आ जाएगा, दिस ग्लिसरेट विल यूज ATP and it will form 3-phosphoglycerate या 3-phosphoglyceric acid भी हम कह सकते हैं, 3-PGA। This 3-PGA will also be involved in the C3 cycle। ठीक है, तो अब हम एक चीज तो क्लियर है, RUBP से अगर C2 साइकिल स्टार्ट भी हुआ तो उसने सारा का सारा 2PG नहीं बनाया, उसने 3PGA भी बनाया, क्योंकि साथ साथ हमें C3 साइकिल भी चलाना है। C3 साइकिल चलेगा तभी तो RUBP रीजनरेट हो पाएगा। प्लस हम इस पूरे रिएक्शंस में एक चीज क्लियर है, यहाँ पे इस तरफ जो सारे कंपाउंड्स आपने बनाए वो 3 कार्बन सबका एक एक मॉलिक्यूल हम शो कर रहे हैं, और इस तरफ जो बनाए वो 2 कार्बन सबका 2 मॉलिक्यूल्स हम शो कर रहे हैं। तो एक तरह से C2 साइकिल के लिए आपको 3 ऑर्गेनेलीज की जरूरत है। 3 ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जिस भी सेल में C2 साइकिल, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो बंडल शीथ सेल या मेसोफिल सेल्स के होंगे, हम जो भी C3 साइकिल C3 प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, और कौन से प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स या फिर मेसोफिल सेल्स, तो उन्हीं सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में इतना रिएक्शन होगा, वहीं पे जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उनमें ये रिएक्शन होगा, वहीं पे जो पेरोक्सिसोम्स होंगे वहां पे ये रिएक्शन चलेगा। अब C2 साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या है, साइकिल तो हमने देख लिया, ये भी चीज क्लियर है कि वो C3 पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो 3PGA को रीजनरेट भी कर रहा है सो दैट C3 साइकिल फिर से चलता रहे, और ये भी क्लियर हो गया कि इसमें रेस्पिरेशन की तरह ऑक्सीजन जो है अपटेक होता है और CO2 का क्या होता है, रिलीज होता है। नाउ इट्स क्लियर कि रुबिस्को की 2 रिएक्शंस हम स्टडी कर सकते हैं। सो नेचर में C2 साइकिल क्यों मिलेगा, कंडीशंस क्या हैं जिस वजह से हमें C2 साइकिल मिलता है, कंडीशंस फॉर फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल। बेसिकली हम 3 कंडीशंस लेते हैं। पहला कंडीशन तो ये है, क्यों आपको मिलता है, क्योंकि रुबिस्को की काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं। काइनेटिक प्रॉपर्टीज मीन्स रुबिस्को कैन शो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वन इज कार्बोक्सिलेशन, एक्टिव साइट उसकी एक ही है, मतलब एक एक्टिव साइट पे या तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप होगा या फिर ऑक्सीजनेशन स्टेप होगा। अगर तो वो कार्बोक्सिलेशन शो करता है दैट मीन्स कौन सा साइकिल चलेगा, C3 साइकिल, बट अगर वो ऑक्सीजनेशन शो करता है तो कौन सा साइकिल चलेगा, C2 साइकिल। ठीक है, सो अब रुबिस्को की काइनेटिक प्रॉपर्टी की वजह से हमें फोटो रेस्पिरेशन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि काइनेटिक प्रॉपर्टीज में 2 रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है। अगर सपोज वो ऑक्सीजनेशन शो ही नहीं करता तो C2 साइकिल हमें कभी नहीं मिलता। तो पहला तो हम ये कह सकते हैं कि रुबिस्को की काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि वो कार्बोक्सिलेशन भी शो कर सकता है, वो ऑक्सीजनेशन भी शो कर सकता है। जो वो रिएक्शन शो करेगा उसके बेसिस पे आपको वो नेक्स्ट साइकिल मिलेगा। सेकेंड थिंग वी कैन से बैलेंस। अब एटमॉस्फेयर की बात कर सकते हैं, बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन एयर। जहां पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उसके आसपास ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस कैसा है, मींस ये देखा गया है कि अगर रुबिस्को को आप सेम अमाउंट भी देते हो, सेम CO2 और सेम ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो अगर एटमॉस्फेयर में, तब भी उसकी ज़्यादा हाई एफिनिटी रहती है किसके लिए, CO2 के लिए, मतलब उसका प्रेफरेबल सबस्ट्रेट तो हमेशा CO2 ही रहेगा। बट अगर सपोज बैलेंस नेचर में इस तरह से हो जाता है दैट CO2 डिक्रीजेस या ऑक्सीजन
इंक्रीजेस, तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी सबस्ट्रेट की चेंज हो जाएगी। ऑब्वियसली कोई भी एंजाइम है उसके पास जो सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है ज़्यादा, उसके साथ रिएक्शन की चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो अगर नेचर में इस तरह का बैलेंस हो जाता है कि CO2 कम हो जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, तब भी चांसेस हैं कि हम कह सकते हैं कि रुबिस्को है वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन लेगा तो वो फोटो रेस्पिरेशन शो करेगा। थर्ड फैक्टर हम जो ले सकते हैं दैट इज टेम्परेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर टेम्परेचर हाई होता है, रुबिस्को पे जो फर्क पड़ता है वो हाई टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर हाई होता है किसी भी एंजाइम के लिए हम बात कर ले, तो हाई टेम्परेचर जब तक उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी जिस टेम्परेचर पे होती है, ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट एक्टिविटी, सपोज मैं कहती हूँ 20 डिग्री सेल्सियस पे किसी एंजाइम की बेस्ट एक्टिविटी है, तो आप 20 से 25 कर दोगे, धीरे धीरे हो सकता है उसकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर जाए, क्योंकि कोलिजन इंक्रीज कर जाता है। बट अब आप टेम्परेचर बढ़ाते ही जाओगे तो जो एंजाइम होता है उसकी फोल्डिंग इफेक्ट होती जाती है। पहले तो हम कहेंगे कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी लूज होती जाती है। स्पेसिफिसिटी का मतलब कि जो सबस्ट्रेट उसका प्रेफर्ड चॉइस था, हो सकता है कि वो उसको पहचान ना पाए, वो उसकी जगह जो और सबस्ट्रेट अवेलेबल होता है वो उसको ले सकता है। स्पेसिफिक होना मतलब होता है कि अगर मैं एक एंजाइम हूं तो मुझे पता है कि मुझे इसी सबस्ट्रेट के साथ जाके रिएक्शन देना है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक नहीं हूं तो दैट मीन्स अगर वो सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, उसके जैसा कोई और है, तो मैं उसके साथ भी रिएक्शन दे सकता हूं। ठीक है, तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी लूज हो जाती है हाई टेम्परेचर पे। सो टेम्परेचर अगर हाई है तो पहला फैक्टर तो हम ये कह देंगे दैट रुबिस्को विल लूज इट्स स्पेसिफिसिटी। और स्पेसिफिसिटी क्या थी उसकी कि वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट करता था किसके साथ, CO2 के साथ, लेकिन अब उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं रही ज्यादा, तो वो CO2 को छोड़ के अगर ऑक्सीजन भी मिलता है तो उसको भी ले लेगा, तो इसलिए चांसेस एक फोटो रेस्पिरेशन के बढ़ गए। साथ में टेम्परेचर का इफेक्ट इस बैलेंस पे भी पड़ता है। ये देखा गया है कि अगर हाई टेम्परेचर होता है तो जो CO2 की डिफ्यूजन होता है, या सॉल्युबिलिटी भी आप टर्म यूज कर सकते हो, डिफ्यूजन और सॉल्युबिलिटी decreases at high temperature। तो मतलब नेचर में बैलेंस ऐसे खुद भी कम हो सकता है, CO2 कम हो जाए, ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाए, दूसरा टेम्परेचर भी उसको इफेक्ट कर सकता है। हाई टेम्परेचर होगा, एक तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी वो लूज करेगा, दूसरा CO2 का सॉल्युबिलिटी एयर में कम होता जाएगा। अगर सॉल्युबिलिटी कम है, डिफ्यूजन कम है, तो उसका अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स एंजाइम को पहली बात CO2 कम मिल रहा है, दूसरा वो CO2 को उतने अच्छे से पहचान नहीं पा रहा, तो उसकी जगह वो ऑक्सीजन भी ले सकता है। तो 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें नेचर में क्या मिल सकता है, फोटो रेस्पिरेशन। अगर ये 3 कंडीशंस मेट होती है, मतलब इनमें से एक तो रुबिस्को का तो काइनेटिक प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है, वो तो है ही है। अब नेचर में ये देखना होता है कि टेम्परेचर ज्यादा है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि C3 प्लांट्स डार्क रिएक्शन C3 साइकिल की जगह ज्यादा से ज्यादा क्या देना स्टार्ट कर देंगे, C2 साइकिल। सो ये कंडीशंस की वजह से जो C3 प्लांट्स हैं दे शो C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ड्रॉबैक क्या है, वो हमें अंडरस्टैंड करना है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो अभी हमने साइकिल किया, जिसमें आपके पास 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व थी, अगर हम उसमें ही देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम दे सकते हैं उसके बेसिस पे। फोटो रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट मॉलिक्यूल एंटर किया था दैट वाज 2PG, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट हम 2PG कहते हैं, इसलिए आपने इसका नाम क्या रखा है, C2 साइकिल। समटाइम्स अगर आपको 2PG नहीं दिया तो ग्लाइकोलेट भी दिया हो सकता है। बहुत सारी बुक्स 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट की जगह ग्लाइकोलेट को फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट मानते हैं, तो वो भी 2 कार्बन कंपाउंड है तो नाम उसका सेम ही रहेगा। अब अगर हम ये स्टार्ट करें कि पहला मॉलिक्यूल ये बना 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, तभी हमें श्योर हुआ ना कि C2 साइकिल चलने वाला है। दैट मीन्स 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर द C2 साइकिल। Now 2PG is 2 कार्बन कंपाउंड, और हमने बैलेंस्ड इसमें क्या देखा था, वी हैव टेकन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, तभी आप आगे सीरीन बना पाओगे। तो 2 मॉलिक्यूल से हमने स्टार्ट किया, दैट मीन्स टोटल कार्बन कितने स्टार्ट किए मैंने, 4 कार्बन से स्टार्ट किया। जब इसका पूरा रिएक्शन हो जाता है और लास्ट में फिर से ये क्या रीजनरेट करता है, 3PGA। 3PGA का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रीजनरेट होता है, और 3PGA कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन। सो अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने 4 कार्बन के साथ स्टार्ट किया था C2 साइकिल, और जो 3 कार्बन थे उसमें से वो फिर से वापस दे दिए गए किसको, C3 साइकिल को। C3 साइकिल का जो RUBP था
हमने उससे पहला मॉलिक्यूल ये बनाया, मतलब ये मॉलिक्यूल है जो C2 साइकिल में एंटर किया। तो जितने मॉलिक्यूल्स एंटर किए, टोटल कार्बन कितने एंटर किए, 4 कार्बन। 4 कार्बन में से 3 कार्बन जो है उसको वापस दे दिए गए, तो हम ये कह सकते हैं 3 कार्बन फिर से रीजनरेट कर दिए गए। लॉस जो है वो CO2 की फॉर्म में कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का। सो अगर मैं 4 कार्बन को मान लूं 100%, ये हमने 100% इनपुट दिया था इनटू C2 साइकिल, तो उसमें से 75% या फिर मैं कह सकती हूँ 3/4 कार्बन जो है उसको क्या कर लिया गया, रीजनरेट। 3/4 कार्बन को हमने रीजनरेट कर लिया। सिर्फ लॉस जो है 1 कार्बन का है, या फिर हम कह सकते हैं 25%, और 1/4 कार्बन जो है दैट इज लॉस्ट। 1/4 कार्बन लॉस्ट है क्योंकि वो CO2 गैशियस फॉर्म में है, तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। जितना उसमें एंटर किया उसमें से 75% रीजनरेट कर लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि फोटो रेस्पिरेशन ऐसा नहीं कर रहा कि आपका जो भी सबस्ट्रेट आपने लिया था वो सारा वो यूज कर ले रहा और उसके बाद एंड प्रोडक्ट कुछ नहीं दे रहा है। एंड प्रोडक्ट मीन्स कि वो कुछ भी रीजनरेट नहीं कर पा रहा। एंड प्रोडक्ट एज फ्रक्टोज तो हमें यहाँ नहीं मिला। सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि 75% कार्बन उसने फिर से रीजनरेट कर लिया फोटो रेस्पिरेशन में। ठीक है, एक तो हमें कंक्लूजन ये इंपॉर्टेंट पता चल रहा है। दूसरा, हम अगर ड्रॉबैक कंसीडर करें, एक ड्रॉबैक तो यही है कि इसमें 25% कार्बन का क्या हो जाता है, लॉस। दूसरा, हम ये कह सकते हैं दैट नो एंड प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड। थर्ड ड्रॉबैक हम क्या कह सकते हैं, यूज ऑफ एसिमिलेटरी पार। उसने एसिमिलेटरी पार को तो यूज किया बट उसने कोई भी एंड प्रोडक्ट नहीं बनाया, प्लस उसने जो सबस्ट्रेट्स लिए उसमें से 25% कार्बन का लॉस कर दिया। ठीक है, अब एंड प्रोडक्ट बना नहीं, लेकिन एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एसिमिलेटरी पार चाहिए था वो उसने यूज कर लिया। मींस उसने लाइट रिएक्शन का एसिमिलेटरी पार यूज किया लेकिन डार्क रिएक्शन की तरह एंड प्रोडक्ट नहीं बनाया। तो प्लांट को ऐसी प्रोसेस का हमेशा क्या होगा, इसकी वजह से हमेशा प्लांट को लॉस रहेगा, क्योंकि अगर वो एसिमिलेटरी पार यूज करता जाएगा और एंड प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो अल्टीमेटली फाई जो है दैट विल डिक्रीज। फाई इज फोटोसिंथेटिक यील्ड। अल्टीमेटली फाई डिक्रीज करता जाएगा। इसलिए C3 प्लांट्स में जितना ज्यादा C2 साइकिल चलेगा उतना ही ज्यादा फाई क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। सो हम ये एस्टिमेट किया गया है कि 90% टू 50% तक डिक्रीज हो जाती है फाई। मैक्सिमम आपके पास ये परसेंटेज आप ले सकते हो, इतना फाई डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू C2 साइकिल। सो हमें देखने में लग रहा है कि शायद 50% तक ही जा रहा है, लेकिन इट्स ए ह्यूज लॉस फॉर प्लांट, क्योंकि अगर शुगर्स ही नहीं होंगे तो प्लांट जो है वो ग्रोथ शो नहीं कर पाएगा। सो ये बहुत बड़ा लॉस है फोटोसिंथेटिक यील्ड के लिए। और प्लांट जितनी भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है सारे अपने इनपुट्स कहाँ लगा रहा है, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा शुगर्स बनाए, तभी तो उसकी ग्रोथ हो पाएगी। सो जो ड्रॉबैक्स है हम कह सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन का क्या है, एक तो लॉस किया उसने एसिमिलेटरी पार को यूज किया और साथ में एंड प्रोडक्ट नहीं बनाया। एसिमिलेटरी पार उसने कहाँ यूज किया, एक रिएक्शन तो हमने कहा जब ग्लिसरेट से आपके पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था तो उसने ATP यूज किया था, और दूसरा NH3 पॉजिटिव बना था, उसको यूटिलाइज करने के लिए गोगट पाथवे है या कोई और पाथवे है उसमें ATP NADPH2 यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एसिमिलेटरी पार को वो यूज करता है लेकिन एंड प्रोडक्ट नहीं बनाता है, फाई को वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है। तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल को हम एक वेस्ट प्रोसेस मानते हैं फॉर प्लांट्स। ठीक है, मतलब प्लांट्स को ये ऐसी प्रोसेस है जिसको अवॉइड करना जरूरी है, अदरवाइज जो प्लांट है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फाई जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो जितने भी C3 प्लांट्स हैं, जब उनके अराउंड ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए या टेम्परेचर हाई हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस में वो C2 साइकिल ज़्यादा शो करेंगे और उनका फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो कम होता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होगा। रिसेंट स्टडीज ये कहती हैं कि फोटो रेस्पिरेशन के अभी तक हमने सब ड्रॉबैक्स पढ़े कि बहुत ज़्यादा इसका नुकसान है, ये वेस्ट प्रोसेस है, बट एक सिग्निफिकेंस भी देखा गया है फोटो रेस्पिरेशन का। सिग्निफिकेंस किस तरह से हम समझ सकते हैं, उसके लिए हमें लाइट रिएक्शन के बेसिस पे अंडरस्टैंड करना है क्या सिग्निफिकेंस है फोटो रेस्पिरेशन। लाइट रिएक्शन के बेसिस पे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सपोज एक प्लांट ऐसी कंडीशंस में ग्रो कर रहा है जहां ब्राइट सनलाइट है। ऑब्वियसली जहां टेम्परेचर हाई होगा वहां सनलाइट की इंटेंसिटी हाई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब ऐसे प्लांट को जहां सनलाइट तो बहुत अच्छा मिल रहा है
लेकिन एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि टेम्परेचर हाई है तो सॉल्युबिलिटी CO2 का कम हो रहा है। अब हम ये कह रहे हैं कि CO2 अवेलेबिलिटी कम है। यूजुअली प्लांट में लाइट रिएक्शन चलता है, लाइट रिएक्शन में जितना एसिमिलेटरी पावर बनता है वो कौन यूज करता था? डार्क रिएक्शन। तो अगर दोनों का स्पीड एक जैसा है, मतलब जितना एसिमिलेटरी पावर बना लाइट रिएक्शन ने उतना वो दे दिया और डार्क रिएक्शन ने उसको यूज कर लिया, बट अगर डार्क रिएक्शन स्लो चल रहा हो तो क्या होगा? लाइट रिएक्शन तो फास्ट एसिमिलेटरी पावर बनाता जाएगा, बट डार्क रिएक्शन उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर इंटेंसिटी हाई है सनलाइट की, बहुत ब्राइट सनलाइट है, तो क्या होगा? उससे लाइट रिएक्शन तो बहुत अच्छे से चलेगा, तो आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिमिलेटरी पावर इकट्ठा होता जाएगा। लेकिन उसको यूज करने के लिए जो डार्क रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली स्लो चल रहा है। स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि CO2 की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ऐसा भी हो सकता है, सपोज प्लांट जो है वो स्ट्रेस में हो, उसने स्टोमेटा क्लोज कर दिए, तो लाइट तो वो ले पाएगा, लाइट रिएक्शन चलेगा, लेकिन वो CO2 नहीं ले पा रहा है। या किसी और रीजन से एयर में सपोज मान लो कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया कंपैरेटिवली, ऑक्सीजन तो रेशियो बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का, तो अवेलेबिलिटी ज्यादा ऑक्सीजन की होगी CO2 के कंपैरिजन में, तो डार्क रिएक्शन उस स्पीड पे नहीं चल पाएगा। अब इतनी ज्यादा एसिमिलेटरी पावर अगर उसमें इकट्ठा होता रहेगा और उसका यूज नहीं होगा तो ये एसिमिलेटरी पावर प्लांट को डैमेज कर सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में फोटो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लांट के लिए, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन करता क्या है? बेसिकली CO2 डार्क रिएक्शन का ही सबस्ट्रेट लेता है RUBP, एसिमिलेटरी पावर को यूज कर लेता है और बाद में वही RUBP का जो प्रोडक्ट आगे बना था 3PGA वो रीजनरेट कर देता है डार्क रिएक्शन को, पर साथ में यूज क्या कर लेता है? एसिमिलेटरी पावर। सो नो डाउट उसने एंड प्रोडक्ट नहीं बनाया, वो इसलिए क्योंकि डार्क रिएक्शन का काम है एंड प्रोडक्ट बनाना, पर उसने डार्क रिएक्शन के सबस्ट्रेट को लिया, उसको डिफरेंट रिएक्शंस में कुछ अमाउंट उसका फिर से रीजनरेट कर दिया, वापस दे दिया, और साथ में क्या यूज कर ली? एसिमिलेटरी पावर यूज कर ली। तो जितना एसिमिलेटरी पावर यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा था उसको उसने यूज कर लिया, सो दैट जितना एसिमिलेटरी पावर बन रहा है उसका यूटिलाइजेशन भी हो पाए। डार्क रिएक्शन तो यूज कर रहा है पर वो स्लो चल रहा है तो वो कम यूज करेगा, जो एक्स्ट्रा एसिमिलेटरी पावर बच रहा है उसको फोटो रेस्पिरेशन ने यूज किया, वेस्ट कर दिया, जो सबस्ट्रेट उसने लिया था RUBP उसे 3PGA बना के फिर से डार्क रिएक्शन को रिटर्न कर दिया। तो एक तरह से यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के लिए ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि अगर फोटो रेस्पिरेशन ना हो तो जो एक्स्ट्रा एसिमिलेटरी पावर है उसको यूज नहीं कर सकता प्लांट और उसको क्या हो जाएगा? डैमेज। तो हम सिग्निफिकेंस मान सकते हैं C2 साइकिल का। कौन सी कंडीशन में सिग्निफिकेंस मानेंगे? जब इतनी ज्यादा ब्राइट इंटेंसिटी लाइट है, जिसकी वजह से एसिमिलेटरी पावर जो है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन डार्क रिएक्शन का स्पीड उसके बराबर नहीं है। तो अगर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको यूज करना है तो फोटो रेस्पिरेशन बहुत अच्छा प्रोसेस बन जाता है। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से वो प्लांट का सर्वाइवल इंक्रीज करता है। अदरवाइज प्लांट डार्क रिएक्शन स्लो चल रहा है, उससे फूड प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम है ही, साथ में प्रॉब्लम एसिमिलेटरी पावर का हो जाएगा, क्योंकि प्लांट ऐसा नहीं कर सकता कि ब्राइट सनलाइट को ब्लॉक कर दे कि अब मुझे ज्यादा सनलाइट नहीं चाहिए इसलिए अब लाइट रिएक्शन नहीं करेंगे। लाइट रिएक्शन तो उसी स्पीड पे चलता रहेगा क्योंकि उसको सनलाइट मिल रहा है। तो डार्क रिएक्शन का स्पीड वो इंक्रीज नहीं कर सकता क्योंकि उसको CO2 अवेलेबिलिटी जितनी होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही फिक्स कर पाएगा। एक ही तरीका है कि वो एसिमिलेटरी पावर को वेस्ट कर दे, जितना एक्स्ट्रा है उसको यूज ना कर पाए डार्क रिएक्शन अगर, तो उसको किसी ना किसी तरह से आगे यूज कर दिया जाए। फोटो रेस्पिरेशन उसको यूज भी कर रहा है और एक तरह से एंड प्रोडक्ट नहीं बना रहा, तो वो एसिमिलेटरी पावर एक्स्ट्रा वेस्ट हो जा रही है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। दैट मीन्स वी कैन से कि जहां पे भी C3 प्लांट्स प्रेजेंट हैं, C3 प्लांट्स में ऑब्वियसली रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है जो एटमॉस्फेयर से दो चीज़ें ले सकता है, या तो वो CO2 लेगा जो यूजुअली हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है और हमें कौन सा साइकिल मिलेगा? C3। बट रुबिस्को की सेम एक ही एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे या तो वो क्या ले सकता है? CO2, या फिर और हम कहेंगे ये हमेशा याद रखना कि एक्टिव साइट एक ही है लेकिन दो टाइप के रिएक्शंस वो शो कर सकता है। अब अगर वो ऑक्सीजन लेता है तो हमने शो कर दिया C2 साइकिल बनेगा।
अगर C3 साइकिल चलता है तो ऑब्वियसली फाई जो है वो इंक्रीज करता है, फोटोसिंथेटिक यील्ड बढ़ेगी क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। लेकिन अगर C2 साइकिल चलता है तो फाई जो है वो डिक्रीज करेगा। हमने पहले ही कहा 90 to 50% फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज कर सकती है और इस वजह से ये ज़्यादा हार्मफुल प्रोसेस मानते हैं हम। C3 प्लांट्स कब ये शो करेंगे C2 साइकिल? जब हमने कहा कंडीशंस कैसी हैं, हम इसको कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, कई बार कहा जाता है ड्राई कंडीशंस, ठीक है। हाई टेम्परेचर मींस आप इसको हॉट ड्राई क्लाइमेट या कंडीशंस कह सकते हो। तो अगर तो नॉर्मल कंडीशंस हैं, नॉर्मल कंडीशंस में C3 प्लांट्स में C3 साइकिल चलेगा। अगर मैं शो कर रही हूँ नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में यही चलेगा। लेकिन अगर हॉट ड्राई क्लाइमेट है, पानी की भी डेफिशिएंसी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो सनलाइट ब्राइट सनलाइट होगी और वहाँ पे CO2 की सॉल्युबिलिटी कम होगी एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन जो है वो कम्पीट करेगा। हम ये चीज़ याद रखना कि हम ऑक्सीजन को एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ले रहे हैं ऑफ CO2 फॉर रुबिस्को। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर उसे कहा जाता है जो सेम साइट पे एक्ट कर सकता है, तो दोनों ऑक्सीजन और CO2 कम्पीट कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर दोनों इक्वल भी होते हैं तो रुबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए हमेशा ज़्यादा होती है, 80 टाइम्स वी कैन से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर CO2 डिक्रीज करता जाता है, अवेलेबिलिटी उसकी कम होती जाती है, तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ CO2 टू ऑक्सीजन रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा। और ये रेशियो जब चेंज हो जाएगा, मतलब ये रेशियो जब डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज का मतलब क्या है, जब CO2 कम होगा ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि C3 प्लांट्स क्या शो करेंगे, C2 साइकिल। अब C3 प्लांट्स के लिए ये एक कुछ कंडीशंस में हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस है, बट ओवरऑल ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है जिससे उसका फाई जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो ऐसे एरियाज में जहाँ तो नॉर्मल है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ हॉट ड्राई क्लाइमेट है और वहाँ फाई डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू C2 साइकिल, तो वहाँ पे नेचर में एक और टाइप का साइकिल इवॉल्व हुआ, डार्क रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। वहाँ C3 सक्सेसफुल नहीं होता, वहाँ C4 साइकिल इवॉल्व हुआ है। C4 साइकिल जस्ट मॉडिफिकेशन है C3 साइकिल का, ठीक है। तो हॉट ड्राई क्लाइमेट में ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा बेटर कौन सा साइकिल रहेगा, फिर C4 साइकिल। तो ये चीज याद रखना है कि C3 प्लांट्स की जगह, C3 साइकिल की जगह नेचर में C4 साइकिल क्यों आया, जस्ट टू अवॉइड दिस फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये बेसिकली फाई को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जहां नॉर्मल कंडीशंस हैं, जहां CO2 का नॉर्मल अपटेक है और C3 साइकिल चल रहा है, वहां पे C2 साइकिल नहीं चलेगा, तो वहां हमें C4 साइकिल की जरूरत नहीं है। C4 साइकिल कहाँ चाहिए, जहां हॉट ड्राई क्लाइमेट है, या हम कहेंगे C2 साइकिल बहुत ज्यादा चल रहा है, फाई डिक्रीज करता जा रहा है, तो वहां पे फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए C3 साइकिल की जगह कौन सा साइकिल आएगा, C4 साइकिल। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी C4 साइकिल।